अस्सलाम वालेकुम। yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों को खुशामदीद। यूट्यूब का ये हिस्सा है जिसका नाम एन आई ऑन मार्केट बाय यासीन है। डेली बेसिस पे तकरीबन आपसे मुलाकात होती है। आज हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट खबरें बहुत ज़्यादा तो नहीं हैं। बहरहाल आज 22 जुलाई है, जुमे का दिन है, वीकली क्लोजिंग होगी आज, जो कि हमेशा मैं आप तमाम लोगों की खिदमत में ये बात पेश करता रहता हूँ कि वीकली क्लोजिंग को बहुत ज़्यादा अहमियत दिया करें। देखिए, एक तो डेली क्लोजिंग होती है मार्केट में, डेली क्लोजिंग के जो टेक्निकल्स बनते हैं उसकी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं होती जितनी वीकली होती है, और वीकली से ज़्यादा अहमियत मंथली बेसिस पे हो जाती है, फिर मंथली से क्वार्टरली, क्वार्टरली से हाफ ईयरली, हाफ ईयरली से ईयरली, फिर इस तरीके से जितने बड़े स्केल पर हम डेटा और नंबर्स को चेक करते हैं उसकी अहमियत बढ़ती चली जाती है। जिस तरीके से कल हमारे पास क्या हुआ, कल 6 साल के बाद, आफ्टर 6 पीरियड्स ऑफ टाइम, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने अपने शरह सूद में इजाफा किया, जो कि काफी अरसे से ये बात हो रही थी कि जनाब 4 महीने से जब से रूस ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है, पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा महंगाई हुई है, पेट्रोल, डीजल और एनर्जी की जो मसनूआत हैं उनमें तेजी और महंगाई होने की वजह से, और उसकी महंगाई इस वजह से हुई कि रूस जो कि तकरीबन 70% सप्लाई करता है पेट्रोल की और एनर्जी मसनूआत की यूरोप को, उसने वो बैन कर दिया, उसने वो बंद कर दिया, या उसका वॉल्यूम स्लो कर दिया, या उसकी सप्लाई कम कर दी, जिसकी वजह से यूरोप में क्राइसिस हमने देखे, पेट्रोल क्राइसिस हुआ, और जिसकी वजह से तेल की कीमतें पिछले दिनों हमने देखा कि $130 पर बैरल हो गई थी। तो बहरहाल एक बड़ा होशरुबा इजाफा हुआ, और उस पेट्रोल के महंगे होने की वजह से, रूस का यूक्रेन के ऊपर अटैक करने की वजह से हर आइटम महंगा होता चला गया, ना सिर्फ दुनिया भर में बल्कि हम पाकिस्तान में भी यही देख रहे हैं कि तेल, पेट्रोल और अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा होता चला जा रहा है। बहरहाल कल हमने ये देखा कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने सिर्फ इसी वजूहात की बिना पर कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, सीपीआई के नंबर जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं वो बढ़ता चला जा रहा है, अमेरिका में, यूरोप में, बरतानिया में, हर तरफ महंगाई का रोना रोया जा रहा है, और जनाब 40 साल की बुलंद तरीन सतहों पर अमेरिका और बरतानिया और यूरोप में महंगाई की शरह में इजाफा हुआ, इफराते ज़र बढ़ता चला गया। उसको कंट्रोल करने के लिए हमें ये मालूम है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है, शरह सूद में इजाफा किया जाता है, लेकिन हमने ये देखा है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक बहुत ज्यादा रिलक्टेंट है, बहुत मुश्किल से अपने शरह सूद में इजाफे की तरफ वो जाता है, चाहे इजाफा कह लीजिए या मनफी दर्जात पे जाने को कहिए। इसकी इतनी अगर 10 मीटिंग्स होती हैं तमाम बैंकों की अगर लगाइए तो ये बड़े मुश्किल से वन टाइम यानी 10% इसका रेट है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का, और कल यही कुछ हुआ कि 6 साल के बाद यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने अपने शरह सूद को बढ़ा दिया। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि शरह सूद बढ़ाने की खबरें तो पिछले 15-20 दिनों से चल रही थी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक अपने शरह सूद में इजाफा कर देगा, लेकिन कल यह हुआ कि उसने इंटरेस्ट रेट को 25 बेसिस पॉइंट नहीं बल्कि मोर देन दैट यानी 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, जिसकी वजह से एट सडन हमने देखा कि करेंसी मार्केट में तेजी आ गई, पर्टिकुलरली यूरो करेंसी जो कि निचली सतहों पे चल रहा था उसके अंदर तेजी आई, और 1.0300 या 300 से ये ऊपर निकल गया, और हमने ये देखा कि मार्केटों में तेजी आई, और तकरीबन 100-150 पॉइंट यूरो है, स्टार्लिंग है, जापानीज येन है, इन तमाम करेंसीज में तेजी आई बिकॉज ऑफ कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने अपने शरह सूद को मोर देन एक्सपेक्टेशन बढ़ा दिया, और 50 बेसिस पॉइंट आज यूरोपियन सेंट्रल बैंक का या यूरो का शरह सूद है। और इसके अलावा इसके साथ साथ उनका जो डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है जो कि मनफी 50 बेसिस पॉइंट चल रहा था, उसमें 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया, और वो अब हो गया है -25 बेसिस पॉइंट करंटली एग्जिस्ट कर रहा है डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। तो बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कल, और उसके बाद फिर हमने लेटर ऑन देखा कि मार्केटें जब हायर नोट्स पे चली गई, उसके बाद आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ टाइम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमने देखा कि यूरो करेंसी जो कि 100-150 पॉइंट ऊपर चली गई थी, हायर नोट्स पे चली गई थी, वो वापस नीचे की तरफ आना शुरू हो गई। अच्छा, अब ये नीचे के आने के हवाले से मेरे पास बड़ी फोन कॉल्स आई, और बहुत लोगों ने व्हाट्सएप पे मुझसे इंक्वायरीज ली कि जनाब व्हाई द मार्केट इज कमिंग डाउन,
तो मैंने उनको यही कहा कि देखिए हमें सिर्फ एक पॉइंट को मलहूज़ खातिर नहीं रखना चाहिए कि जनाब यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने आफ्टर 6 पीरियड ऑफ टाइम इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है, बल्कि हमें अदर पहलुओं को भी देखना पड़ेगा और उसको मलहूज़ खातिर रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं काफ़ी अरसे से आपसे ये बयान कर रहा हूं कि यूरो करेंसी के गिरने की जो सबसे बड़ी वजह हमें दिखाई दी वो 4 महीने कबल जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया और जब उन्होंने पेट्रोल की सप्लाई, एनर्जी मसनूआत को रोका या उनको कम कर दिया, तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह हुआ कि उसके रिटेलिएशन में पूरी दुनिया यानी अमेरिका ने और बरतानिया ने उसके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगाना शुरू कर दी और उसको फाइनेंशियली क्रंच की तरफ लाने की कोशिश की रूस को। तो इसके रिटेलिएशन में रूस ने क्या किया? रूस ने यह कहा कि जनाब अगर आपको पेट्रोल, डीजल और एनर्जी मसनूआत दरकार हैं रूस से, पूरे यूरोप को उसने वार्न कर दिया, तो देन यू विल हैव टू पे इन रशियन रूबल। हमें रूस के व्लादिमीर पुतिन ने वाज़े तौर पे ये कह दिया कि हम यूरो करेंसी में अब पेमेंट नहीं लेंगे, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि यूरो करेंसी जो है वो निचली सतहों पर आ गई, तकरीबन 20-22 साल के लोएस्ट लेवल पर आ गई, क्योंकि हर शख्स ये कह रहा था कि हमें रशियन रूबल चाहिए, रूबल चाहिए, रूबल चाहिए, बिकॉज टू पे ऑफ उनकी जो लायबिलिटीज थी वो पे कर सकें और रशियन रूबल की कीमतों में खातिर ख्वाह इजाफा हो गया। और आज भी हम देख रहे हैं कि 4 साल बल्कि कई मल्टी मंथ्स और मल्टी ईयर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल पर आज रशियन रूबल चल रहा है और उसके अगेंस्ट में हम ये देख रहे हैं कि यूरो करेंसी गिरती चली जा रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस कि कल उसने 6 साल के बाद इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। बहरहाल एक तो ये वजह नजर आई और तीसरी वजह जो दिखाई दे रही है वो है अगला हफ्ता। अगले हफ्ते 27 जुलाई यानी 2 दिन की मीटिंग है, 26 जुलाई और 27 जुलाई को अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक की मीटिंग होगी और उसमें वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के हवाले से इंडिया देता चला आ रहा है। अभी इस वक्त अमेरिका का शरह सूद 1.5% है और ये कहा जा रहा है कि 75 बेसिस पॉइंट अमेरिका अपने शरह सूद में इजाफा कर देगा। अच्छा, इसका नेगेटिव इंपैक्ट यूरो पे आ रहा है। तो ये थर्ड अटेम्प्ट है, थर्ड पॉइंट है जिसकी वजह से यूरो जिस तेजी से बढ़ना चाहिए था उस तेजी से नहीं बढ़ा। बहरहाल अगले हफ्ते अगर 75 बेसिस पॉइंट अमेरिका अपने शरह सूद में इजाफा कर देता है तो अमेरिका का इंटरेस्ट रेट हो जाएगा 2.5%। तो अभी है 1.7%, 1.5%। तो इट मींस के यूरोपियन सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट रहेगा 0.25% और कहां अमेरिका का 2.5% हो जाएगा, जो कि अभी 1.5% चल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका का और यूरोपियन सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट रेट के हवाले से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वाज़ेह तब्दीली, एक वाज़ेह इजाफा नजर आता है। तो अमेरिका की जो इंटरेस्ट रेट की कहानी है वो बहुत ज्यादा है। अमेरिका अपने शरह सूद को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि यूरो में वो पोटेंशियल दिखाई नहीं दे रहा जिसका कल लोग गुमान कर रहे थे कि जनाब यूरो जो है अपना 6 साल के बाद अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा तो यूरो करेंसी में बहुत ज्यादा तेजी आ जाएगी। तेजी आई लेकिन फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और उसकी वजह मैंने आपको यह बयान कर दी। अच्छा, इसी के साथ अभी बहरहाल अगला हफ्ता हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। 26 एंड 27 ऑफ जुलाई इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक के लिए और पूरी दुनिया उसके ऊपर इंतजार कर रही है कि व्हाट विल हैपन और अमेरिका अपने शरह सूद में कितना इजाफा करेगा। अब यहां पर देखिए ये बात बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि अगर अमेरिका ने 75 बेसिस पॉइंट जो कि एक्सपेक्टेड है उसने अगर 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया तो इसमें यूरो ऊपर चला जाएगा, डॉलर नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर 75 बेसिस पॉइंट से ज्यादा उसने 1% इजाफा कर दिया तो यूरो तो बहुत ही ज्यादा नीचे गिर जाएगा और डॉलर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो बहरहाल इसको समझें कि एक्सपेक्टेशन के हवाले से जो रिजल्ट्स होते हैं उसकी बहुत ज्यादा अहमियत होती है मार्केट पे, उसका इंपैक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव पड़ता है। और लेकिन अगर अनचेंज वाली कैफियत होती है तो उसमें मार्केट में कोई बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं आती। लेकिन इस बात को भी आप लोग याद रखिए कि तब्दीली अगर आती है तो वो एक नेगेटिव कंसिडर की जाती है। अगर अमेरिका 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो वो नेगेटिव तस्वुर किया जाएगा, या आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटों में एक डाउनफॉल बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली आ सकता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका की स्टॉक मार्केट अगर S&P का अंदाजा लगाएं तो 4800 पे S&P का अपने तारीखी बुलंदियों तक गई और वहां से तकरीबन 1000 पॉइंट 3800 3009 पे अभी इस वक्त मार्केट चल रही है। और लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका की स्टॉक
स्टॉक मार्केटों में मजीद गिरावट अभी मुमकिन है। वजह सिर्फ यही है कि अमेरिका एक रिसेशनरी पीरियड कसाद बाजारी की तरफ जा रहा है और वहां पे हालात इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वहां पर जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा है। 40-41 साल की बुलंद तरीन सतह पे अमेरिका का इस वक्त इन्फ्लेशन खड़ा हुआ है। बहरहाल ये कुछ बातें हैं। और इसके साथ ही कल गोल्ड के हवाले से बहुत सारी कॉलें मेरे पास आई, क्योंकि सोनार और गोल्ड और सराफा बाजार के काम करने वाले मेरे बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं और काम करते हैं और वो मुझसे मेरी राय तलब करते रहते हैं। तो कल देखिए, मैंने बहुत अरसे से ये कहा हुआ था कि 1680 1680 विल कम, 1680 का गाना मैं गाता रहा पिछले 20-25 दिनों से, और मैं तमाम लोगों की खिदमत में ये बात पेश करता रहा कि 1680 अगर आता है वहां पर इसको आप परचेज कीजिए। और कल ही यही हुआ कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक के रिजल्ट आने के बाद 1678 का इसने लो किया और मार्केट 1720 पे चली गई। तकरीबन $42 मार्केट में इजाफा हुआ। इट वॉज अ टेक्निकल एस्पेक्ट, जो कि मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि आप लोग अपने जो पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं उसके अंदर इस टेक्निकलिटीज को बहुत ज्यादा मलहूज खातिर रखा करें कि क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ हो सकता है। तो बहरहाल कल यही हुआ कि 1678 का इसने हाई किया और मार्केट वहां से 1720 तक आ गई। तो बहरहाल ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट था और ये काम कर गया। अच्छा, अब लोग पूछते हैं कि अब क्या होगा। तो देखिए, सोने की कीमतों में इजाफा मुमकिन है, अपार्ट फ्रॉम दिस के यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया और अगले हफ्ते अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। देखिए, सोने की जो बात है, सोना जो है वो सिर्फ इस ट्रेडिंग में यूज नहीं हो रहा है, बल्कि सोना ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जैसे पिछले दिनों टेस्ला की रिपोर्ट आई, ऑटोमोबाइल सेक्टर अगर अच्छा आता है तो सोना बढ़ेगा। जो जायंट कंपनीज हैं, एप्पल, अल्फाबेट, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, इंटेल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, ये सारे कंप्यूटर से रिलेटेड और मोबाइल फोन से रिलेटेड सारी ये कंपनीज हैं जो कि $1 ट्रिलियन कंपनीज हो चुकी हैं। एप्पल जो कि $3 ट्रिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस करने वाला है। तो ये सारी वो जायंट और जिन्नातों वाली कंपनी मैं इनको कहता हूं। जब इनके रिपोर्ट्स अच्छी आती हैं तो इससे ये होता है कि सोने की मांग में इजाफा होता है, क्योंकि ये जितने भी मोबाइल और ये हैंडसेट हमारे और आपके हाथों में, इसके अंदर स्लाइटली गोल्ड का इस्तेमाल होता है। तो मल्टी मिलियंस कितने जो है आपके हाथों में, जो लोगों के हाथों में 7 अरब दुनिया की आबादी, और कहते हैं कि 50% लोगों के पास ये मोबाइल हैंडसेट हैं, यानी 7 में से 3.5-4 अरब लोग जो है वो ये मोबाइल हैंडसेट यूज करते हैं। तो बहरहाल इसकी वजह से सोने के ऊपर जो है असरात बहुत ज्यादा पड़ते हैं इन बड़ी जायंट कंपनीज के रिजल्ट्स को, जो कि अर्निंग सीजन चल रहा है। अगले हफ्ते हमारे पास बहुत सारी बड़ी बड़ी अर्निंग रिपोर्ट होंगी, यही जन्नातों वाली कंपनीज के रिजल्ट्स आएंगे। इसको आप बहुत ज्यादा क्लोजली वॉच में रखें और इसका इफेक्ट गोल्ड मार्केट और सिल्वर और पैलेडियम और प्लैटिनम पर पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा एक और खबर मेरे पास सामने आई है, जो यूरो करेंसी अपने हायर नोट्स पे नहीं जा पा रही। ये भी आप लोग चेक में रखिएगा कि इटली में थोड़ा सा फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल क्राइसिस आया हुआ है। इटली के जो प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर मारियो दरागी, वो कल रिजाइन कर गए। तो ये भी एक नेगेटिव इफेक्ट है, क्योंकि इटली पूरे यूरोप में तीसरे और चौथे नंबर पर इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग उसकी इकोनॉमी है, वो कंसिडर किया जाता है, जिसकी वजह से ये फर्क आया। अच्छा, बहरहाल आज हमारे पास रिटेल सेल से यूनाइटेड किंगडम का, बरतानिया का वो पॉजिटिव आने की बातें हो रही हैं, इसको आप चेक में रखें। इसके अलावा बरतानिया में अभी पॉलिटिकल क्राइसिस है। वहाँ पे बोरिस जॉनसन साहब जो है वो ये कहकर चले गए कि जनाब हम आपको फिर दोबारा देखेंगे, हैस्टा ला विस्टा बेबी। तो ये बड़ा कॉमन वर्ड इस्तेमाल हो गया है, एक फ्रेज कह लीजिए, हैस्टा ला विस्टा बेबी कहकर बोरिस जॉनसन साहब रवाना हो गए 10 डाउनिंग स्ट्रीट से। अब वहां पर 2 लोग हैं जो कि स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट हैं। एक है मिस लिज ट्रस, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और कहा जा रहा है कि 5 सितंबर जब इनका फाइनल डिसीजन है, 5 सितंबर को मिस लिज ट्रस जो है वहां की वजीर आजम बन जाएंगी। लेकिन इंडियन जो नजाद हैं, भारतीय नजाद ऋषि सुनक, वो सेकंड पर हैं और कहा यह जा रहा है कि वो माइट पॉसिबल कि वो वजीर आजम वहां के ना बने। अच्छा, ये कुछ बातें। अच्छा, इस पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से आपको पता है यूरो है, स्टर्लिंग है, सारे यूरोप की करेंसी है, इसके अंदर नेगेटिव इंपैक्ट आता है और वो आ रहा है, वो आप देख रहे हैं। तो इसको हम चेक में रखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, कहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है, कहाँ पे क्या खबरें चल रही हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो यूट्यूब क्लिप है, ये जो यासीन एनालिसिस का प्लेटफॉर्म है, ये आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर पहुँचाएगा।
अच्छा, इसके साथ बस यही इंपॉर्टेंट खबरी थी। बाकी पाकिस्तान पे आ जाइए तो पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत दगरगू हालत में है। अब से 1 घंटे के बाद पंजाब असेंबली में इलेक्शन होने वाला है कि वहाँ का वज़ीर आला कौन होगा। परवेज़ इलाही साहब हैं और हमजा शहबाज साहब हैं। इनको देखना है कि इनके पास कितने नंबर्स हैं। 190, 188, 187 नंबर्स चाहिए वज़ीर आला बनने के लिए। इसको देखना पड़ेगा कि आज जंगी सूरत हाल चल रही है पंजाब असेंबली में, इसको चेक में रखें। लेकिन यही जो हालात हैं, चाहे पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, सरहद हो, यानी आपका KPK हो या हमारा जो नॉर्दर्न एरियाज़ है, वहाँ पर जब ये हालात दगरगू होते हैं, ख़राब होते हैं, तो देखिए उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी पे पड़ता है और हमारी स्टॉक मार्केट डाउन हो जाती है। और यही वजह है कि पिछले काफ़ी दिनों से, जब से ये पॉलिटिकल क्राइसिस 3-4 महीने से चल रहा है, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केटें ग्रो नहीं कर पा रही हैं। और उसकी वजह यही है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर से लोग नहीं आते, लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे हालात दगरगू हैं। पाकिस्तान में जो रुपया है वो अपनी निचली सतहों पर डेली बेसिस पे गिरता चला जा रहा है। आज भी ऑफ मार्केट में देखिए तो 235 रुपीस का $1 मिल रहा है। तो ये बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है, बहुत ज्यादा केओस और एनर्जी हमारे इस इकोनॉमिक सिचुएशन में चल रही है। कल पाकिस्तान के जो एक बड़ा इदारा है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उनके जो बड़े हैं मिस्टर जुबैर मोतीवाला साहब, उन्होंने भी बहुत खदशात का इजहार किया है जो कि बहुत ज्यादा गड़बड़ है। BMG बिजनेसमैन ग्रुप जो है उसने भी पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन पे सवालात उठा दिए हैं। ये सारे नेगेटिव कमेंट्स होने की वजह से हमारी स्टॉक मार्केट भी नहीं उठ रही है और ना ही पाकिस्तानी रुपया ग्रो कर रहा है। तो बहरहाल इस तमाम हालात को बेहतर करने के लिए इसका वाहिद हल सिर्फ यही है। मैं उन तमाम लोगों से जो अपोजिशन पार्टी में है या हुकूमती हलकों में बैठे हैं उनसे खुदारा मेरी ये दरख्वास्त है कि पाकिस्तान को इस फाइनेंशियली एंड पॉलिटिकल क्राइसिस से निकालें, ताकि और उसका वाहिद हल है एक फ्रेश, साफ और शफाफ इलेक्शन, जो कि हमारे जो पॉलिटिकल हलके हैं वो इसका मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाएं और पाकिस्तान को इस तमाम क्राइसिस से निकाला जाए। तो बहरहाल ये कुछ बातें आपके साथ शेयर की गई हैं। होपफुली इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होता होगा आपको। मेरी आपसे गुजारिश यही है कि इस क्लिप को अगर आप दोबारा सुन लिया करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें जो है वो मिस हो जाती हैं सुनने वालों के लिए, और वो अगर दोबारा या पार्ट्स में इसको सुने तो वो ज़्यादा बेहतर है। इंशाल्लाह 2 दिन, हफ्ता और इतवार छुट्टी के बाद पीर को इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि अगर संडे नाइट को कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ तो आपसे शेयर ज़रूर किया जाएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।